नमस्कार मित्रों, हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को, उत्तराखंड के हमारे तमाम जो श्रोता हैं, जो हमें सुनते हैं, जो हमें प्यार और स्नेह देते हैं, उन सभी को हेलो हल्द्वानी की तरफ से, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का ये साल बहुत बेहतरीन जाए, सबके लिए शुभ हो और हम सब अपने समाज के बारे में भी सोचें। इन्हीं के साथ आज हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। तो क्या संदेश आज जो शिक्षा के जो हमारे सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो जहां चंद लोग पहुंच पाते हैं उच्च शिक्षा तक, इतने अच्छे पदों तक, तो उनका क्या संदेश है हमारे समाज के लिए, उसको आज हम जानेंगे। तो अरविंद भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अरविंद भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि ये नववर्ष, आगामी नववर्ष उनमें उत्साह भरेगा और एक ऊर्जा का संचार उनमें करेगा। और चूंकि मैं गणित का शिक्षक हूं तो मैं ये समझूंगा कि जो गणित के विद्यार्थी हैं वो गणित को जटिल विषय न माने और उसको एक आसान विषय समझ के अपने विषय की नींव रखें, और यही मैं उम्मीद करता हूं। जी, ओझा जी हमारे साथ में हैं, सरस्वती नंदन ओझा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वनस्पति विज्ञान विभाग में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो में। नववर्ष के अवसर पे आप साल भर हमारे स्टूडियो में आकर तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान देते रहे। यहाँ से आज के दिन में आपका क्या संदेश है? सर्वप्रथम धन्यवाद। हेलो हल्द्वानी, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हेलो हल्द्वानी केंद्र है, उसके सभी श्रोताओं को हल्द्वानी, उत्तराखंड विश्वविद्यालय हल्द्वानी के सपरिवार की ओर से नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ और कि सभी का नव वर्ष जो है समृद्धि पूर्वक बीते और उत्साहपूर्ण रहे और पूरे ऊर्जा का संचार रहे। जैसे कि मैं एक वनस्पति शास्त्री होने के वास्ते मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारे शिक्षार्थी हैं, या जो भी शिक्षार्थी से मतलब नहीं है, पूरा जो भी लाइफ अपने जीवन पर्यंत जो सीखता रहता है वो अपने परिवेश से, चारों परिवेश से पलता और बढ़ता है। तो जो भी उसका परिवेश है वो हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने प्रकृति से अपना रिश्ता रखते हुए आप अपने जीवन भर पर्यंत जो भी सीखना चाहें उससे आप सीख सकते हैं। और एक जो वनस्पति विज्ञान विषय है वो हमारे पूरे जो 24 घंटे और जो हर क्षण हर पल जो हमें एक नई ऊर्जा का संचार देता है, तो उस पे अवनत होके आप अपनी और हर जिज्ञासाओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो इसी क्रम पे जो है आप किसी भी चीज को जटिल न समझकर अपना जो है पल पल क्षण क्षण जो है अपने विषय की ओर अग्रसर, एकाग्र विषय की ओर अग्रसर होकर उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। आज का ओझा जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है हमारे तमाम श्रोताओं के लिए, हमारे लर्नर्स के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश चंद्र कांडपाल जी, डॉक्टर दिनेश चंद्र कांडपाल जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, शिक्षा शास्त्र से आप जुड़े हैं और शिक्षा ही नींव है इस समाज की। क्या कहना है आपका आज के दिन? मैम नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आपने जैसे बताया कि मैं शिक्षा शास्त्र में हूँ और शिक्षा ही जो है मनुष्य का चौमुखी विकास करती है। और जिस देश में शिक्षा का स्तर ज्यादा होता है, आपने देखा होगा कि और उसी देश में विकास भी ज्यादा होता है। और विकास जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और जितने लोग शिक्षित होंगे, और शिक्षित कहने का मतलब यह है कि आज के जो समय है उस समय में शिक्षा का संबंध जो है हमारे कौशल से है। और कौशल का विकास जितना होगा, हम जितने स्किल्ड होंगे और उसी अनुरूप हम अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। और मैं अपने सभी श्रोताओं को श्रोताओं से उम्मीद करता हूं कि वो किसी न किसी रूप में अपना एक स्किल डेवलप करें, जिससे कि उनको जो आज हम बेरोजगारी की दौड़ लगा रहे हैं उसमें दौड़ना न पड़े। क्योंकि अगर हम स्किल्ड हैं तो हमको लोग ढूंढते हैं, और अगर हम शिक्षित हैं तो शायद हमको लाइन लगानी पड़ती है कि हमारे पास डिग्रियां हैं परंतु हम स्किल हमारे पास नहीं है। अगर स्किल होगा, कौशल होगा, जिसको हम हुनर भी कहते हैं, अगर वो हमारे पास है तो लोग हमें ढूंढते हैं। हम कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने घरों में, अपने परिवार में कोई समारोह आयोजित करते हैं, तो हम वहाँ पर शिक्षित लोगों को नहीं ढूंढते हैं। हम वहाँ पर ढूंढते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास इस कार्य को चलाने का कौशल है। आप कोई भी आयोजन करते हैं तो वहां पर आप कुशल लोगों को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कोई ना कोई एक स्किल अपने अंदर आप इस कदर डेवलप कर लीजिए कि आपको लोग
ढूंढने लगे। और इसी से हमारा जो है, हमारे देश का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक कौशल विकास योजना चलाई है, वो उसका जो आधार है वो यही है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस वर्ष में हमारे जो जितने भी श्रोतागण हैं अपने अंदर कोई न कोई एक कौशल का विकास जरूर करें। जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया है कांडपाल जी। अरविंद जी, गणित से बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत भयभीत होते हैं, खासकर पहाड़ों के बच्चे। आज तो तमाम सारे टेक्निक्स आ गई हैं कि कैसा खेल खेल में उनको सिखाया जाए और एसएलएम के जरिए सिखाया जाए। क्या कहेंगे आप, कैसे वो डर को दूर करें? मैडम, मैं ये कहूंगा कि गणित चाहे कोई टेक्निक आ जाए या कुछ आ जाए, तो गणित समझना तब तक आसान नहीं है जब तक आप उसको व्यवहारिक रूप में उसका अनुभव न करें। जैसे एक गाय जब एक मैदान में जाती है तो वो भी बीच से जाती है, तो उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, सबसे शॉर्ट रास्ता है जिसको हम शॉर्ट बोलेंगे, सबसे आसान रास्ता बीच का रास्ता है, मैं वहां से जाती हूँ। तो एक जब जानवर जो गणितीय भावनाएं अपने अंदर उसके अंदर समा सकती है, तो एक मानव के अंदर भी एक गणितीय भावनाएं समावेशित होती हैं। जैसे कभी किसी को कुछ ज्यादा मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, किसी को कम मिल जाए तो वो दुखी हो जाता है। तो ये ज्यादा और कम की जो भावनाएं हैं, ये भी एक हिसाब से गणितीय भावनाएं हैं। तो इन्हीं गणितीय भावनाओं को समझना, जब तक कोई भी लर्नर्स ये नहीं समझेगा कि उसके अंदर गणितीय भावनाएं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है और इससे आगे क्या होगा, क्या हम इसमें कर सकते हैं, जब तक ये वो अपने अंदर नहीं लाएगा तब तक वो गणित को समझ नहीं सकता है। और अगर हम किसी भी टेक्निक, किसी भी अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की या कोई भी ऐप की बात करें तो वो भी तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो इस तरह की भावनाएं अपने अंदर नहीं ला पाएगा। तो सबसे पहले उसको गणितीय भावनाओं को अपने अंदर लाना, और दूसरा गणित के विद्यार्थी को गणितीय भावनाओं को तो साथ में लाना ही है। साथ में विद्यार्थी का जो सबसे मुख्य लक्षण मैं मानता हूं, एक डिसिप्लिन्ड होना, अनुशासित होना। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि वो अपने एक कमरे के अंदर बंद रहे, बल्कि अपने विषय और अपने विषय के प्रति सजग रहे। तो सबसे पहले उसको गणितीय भावना लानी है, दूसरा उसको अनुशासन प्रिय होना है, साथ में उसको अपने जीवन के जो दैनिक दिनचर्या है उसको नियमित करना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक स्वस्थ मन नहीं होगा, स्वस्थ शरीर नहीं होगा, तब तक स्वस्थ मस्तिष्क नहीं हो सकता, और जब तक स्वस्थ मस्तिष्क नहीं होगा तब तक वो किसी भी गणितीय सिद्धांत को समझ नहीं सकता है। और सबसे मेन बात है कि जब गणितीय सिद्धांत में रामानुजम ने ये बोला है कि कोई भी गणितीय सिद्धांत ईश्वरीय परिकल्पना से अपूर्ण है। जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय परिकल्पना नहीं आती है तब तक वो कोई भी सिद्धांत समझ नहीं सकता। तो स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के अंदर अनुशासित होना, गणितीय भावनाओं को समावेशित होना, और उसको कहीं न कहीं गणित को अपने व्यवहारिक जीवन में समझना, इन सब बातों से उसके लिए गणित विषय आसान होगा और आने वाले समय में वो सफल होगा। तो अरविंद जी, काफी बातें आपने बताई, और चलते चलते कोई संदेश ओझा जी आपकी तरफ से कुछ हो? हाँ, जैसा कि मैडम हमने कहा था कि हाँ, जो वनस्पति विज्ञान के जो शिक्षार्थी हैं, देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने भी प्रकृति से जुड़ के सीखना, हम प्रकृति से कैसे जुड़े, जैसे कि अरस्तु ने भी कहा था पहले कि हम प्रकृति से सीखें, है? तो उसी के हिसाब से आजकल जो हमारी सरकार है, हमारा वन मंत्रालय है, तो वो अभी भी इतने सारे कौशल्स बच्चों को सिखाने के लिए कर रहा है। जैसे हरित विकास के बहुत सारे प्रोग्राम्स, कौशल, जैसा कि अभी कांडपाल जी ने बोला कि कौशल होना चाहिए किसी पे, कि आपकी शिक्षा ही आपका वो नहीं होता, आपको कौशल भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हरित विकास के जो कौशल हैं वो आजकल बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो हर आजकल छोटे छोटे गांव के जो भी छोटे छोटे स्कूल में जितने भी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है और जो अभी अपने आप खुद रोजगार के इसमें रहे, तो सरकार ये चाहती है कि अपना खुद रोजगार अपना विकसित करें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए और बहुत सारे ऐसे हमारे पास कौशल हैं जिससे अपना हम स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स है, जैसे तो उसमें हम बहुत सारे अपने क्या कहते हैं अपने चारों ओर की रजिस्टर्स कर सकते हैं, अपनी डाइवर्सिटी को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी बर्ड वॉचिंग की इससे एक अपना पर्यटन को जोड़ते हुए, पर्यटन से जोड़ते हुए हम उसको बहुत सारे अपने जो भी हमारी वनस्पति हैं, जो हमारे पादप हैं, हमारे पक्षी हैं, उनसे हम एक स्किल डेवलप करके
हम एक रोजगार का एक अच्छा सा साधन उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे बर्ड वाचिंग है। बर्ड वाचिंग आजकल बहुत एक चार्मिंग है, चार्मिंग। और जैसे आपका आजकल चल रहा है ये हिमालय का दर्शन ये है, और होम स्टे, ये भी सारे एक दूसरे पर्यटन से जुड़े हुए, ये सारे जो है होम स्टे से खाली कि होम स्टे, उसके चारों ओर आपकी कैसी वनस्पति है, कैसा आपका वहां का पर्यावरण है। तो एक वनस्पति शास्त्री होने के नाते हमें ये फोकस करना है कि क्या हम कैसे अपने चारों ओर की पारिस्थितिक तंत्र को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो हम कैसे वहां पर क्योंकि देखिए संभावनाएं तो हर जगह है, उनको कैसे आप सुलभ करते हैं, वो यही एक कौशल है, है ना। तो उसको करते हुए हम कैसे अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज सभी अपने हेलो हल्द्वानी के जो श्रोता हैं उनका आभार अभिनंदन करता हूं दोबारा। धन्यवाद जी। तो अरविंद जी, ओझा जी और कांतपाल जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। नए वर्ष में नया संदेश आपने तमाम हमारे लोगों को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद, सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।